हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लास्ट लेसन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 15 लेसन नंबर 15 है। इस लेसन का आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे। अपने कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों माना जाता है? क्योंकि अपना कंट्री जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, इस कंट्री के अंदर डाइवर्सिटीज़ हैं। रिलीजन में डाइवर्सिटीज़ हैं, कास्ट में डाइवर्सिटीज़ हैं, यहाँ की एथनिसिटी में डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज में डाइवर्सिटीज़ हैं, यहाँ की जियोग्राफी में डाइवर्सिटीज़ हैं। इसलिए यहाँ पर रहने वाली जो कम्युनिटी हैं, चाहे वो हिमालय की जो चोटियों पर रहते हैं या फिर पैरेलल लैंड में रहते हैं या साउथ के प्लेटू एरिया में रहते हैं, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में रहते हैं या फिर मार्शी लैंड में रहने वाले लोग, सबके लिए जो है ना यहाँ पर बहुत सोच समझ करके लिखा गया है। इसलिए वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा संविधान जो है ना हमारे देश का माना गया है। इस संविधान को बनाने के लिए, इस संविधान को लिखने के लिए जो है 11 सेशन हुए हैं और इस पर 165 डेज स्पेंड हुए हैं। 165 दिन इसके ऊपर जो ना स्पेंड हुए हैं। तो इस तरह यहाँ पर जब भी कोई भी चीज़ लिखी जाती थी तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस होता था, उसके ऊपर डिबेट होती थी और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली के जो मेंबर थे वो ऑलमोस्ट 299 हैं। इस संविधान को बनाने के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 19 दिसंबर 1946 टू 1949 दिसंबर तक के बीच में जो है ना हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हर एक की जो है वॉइस को जो है ना वो सुना गया है। तो इसका आज हम पहला टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। क्या है पहला टॉपिक? ए ट्यूमुल्चुअस टाइम। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो अपने देश में उस टाइम जो टाइम था उसको हम ट्यूमुल्चुअस टाइम कहते हैं। उथल पुथल का दौर था। कब? 1946 से लेकर के 1949 के बीच में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब अभी भी लोगों के मन में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की जो तस्वीर है, विजन है, जो वो अब भी लोगों के मन में समाया हुआ है, उसको लोग अभी भी नहीं भूले हैं। अभी भी लोगों के मन में सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई फौज और उसने देश के लिए क्या किया है, लोग अभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बम्बई के अंदर रॉयल इंडियन आर्मी ने जो नेवी थी, रॉयल इंडियन नेवी, उसने भी जो है 1946 में बम्बई के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एजिटेशन छेड़ा है लोगों के मन में, वो सारी बातें भी अभी भी हैं। यहाँ पर जो वर्कर्स, जो पीजेंट्स ने अपना सेक्रीफाइस दिया है, लोग उसको भी नहीं भूले हैं। इसके साथ साथ यहाँ देश की सबसे बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आपस में बहुत ज़बरदस्त तनाव चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्टेट थी, यानी भारत के अंदर जो रजवाड़े थे, वो रजवाड़े अब ये सोच रहे थे कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और हम यहाँ पर जो है ना इंडिपेंडेंट रह के रूल करें। तो ये सब कुछ सिचुएशन उस टाइम अपने देश में बनी हुई थी। लोग इनको अभी नहीं भूले हैं और अपने देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके जो मेंबर हैं, इस ट्यूमुल्चुअल टाइम में, इस उथल पुथल के दौर में उन लोगों ने इतनी मेहनत करके अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें उन्होंने 11 सेशन किए हैं और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 165 डेज को स्पेंड किया है। तो इस तरह यहाँ ऐसा टाइम इंडिया में था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जब कहीं भी शांति नहीं थी।
इसके साथ साथ हमने देखा कि 16 अगस्त 1946 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया, तो बंगाल में, जिसे आज हम बंगाल और बांग्लादेश बोलते हैं, और यहाँ नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पर माइनॉरिटी वालों को किस तरह मेजॉरिटी वाले मार रहे थे। बंगाल के अंदर मुसलमान हिंदुओं को और नॉर्थ वेस्ट में हिंदू मुसलमानों को किस तरह मार रहे थे। इस टाइम, इस दौर में ऐसा सब कुछ होते हुए अपने देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसने किस तरह अपने संविधान को लिखने का जो ना काम किया है, इसी को हम बोलते हैं ट्यूमल टाइम। नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, संविधान सभा जो थी, इसमें कौन थे। 1946 में भारत के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए। स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 82% लोग कांग्रेसी थे। इसलिए मुस्लिम लीग इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानती ही नहीं थी, वो अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहती थी। और यहाँ पर भी जो कांग्रेसी है, वो कांग्रेसी में भी कुछ ऐसे लीडर हैं जो कुछ अपने आप को जो है ना क्या मानते हैं, सेकुलर मानते हैं, कुछ कम्युनल पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लैंडलॉर्ड के पक्ष में जाना चाहते हैं, तो कुछ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इस कंट्री को बनाना चाहते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर इसी कांग्रेस ने अपने आप को ऐसे डाल लिया कि इन्होंने बहुत अच्छे से अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना लिखा है। यहाँ पर हर एक की आवाज़ को जो है ना यहाँ पर सुना गया है। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने हर एक को बोलने का और अपनी बात रखने का जो है ना प्रपोजल दिया था, रखा था, कोई भी जो है ना बोल सकता था। यहाँ पर माइनॉरिटी वाले भी आसानी से जो है अपनी बातें रख सकते थे। इसलिए अपने देश के अंदर दलितों के नेता ने रिजर्वेशन की जब बातें उठाई, तो उस रिजर्वेशन को भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा गया था। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस असेंबली के अंदर जो है वो कौन लोग थे, वो लोग थे जो 1946 में स्टेट असेंबली से रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी चुन करके सेलेक्ट होकर के आए थे। वो मोस्टली कांग्रेसी थे। इसलिए बहुत सारे लीडर जो कम्युनिस्ट थे वो ये मानते थे कि ये ब्रिटिशर लोगों की बनाई हुई इंस्टीट्यूशन है, इसलिए इस असेंबली को वो नहीं मानते थे। बट फिर भी कांग्रेस के इन नेताओं ने सबकी बातें सुन करके इस असेंबली को, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लिखा है। नेक्स्ट, द डोमिनेंट वॉइसेस। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसमें मेन डोमिनेंट वॉइसेस, मुख्य आवाज़ कौन थी। अब हम ये करेंगे, यानी जो 299 मेंबर हैं उनमें से 6% ही ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जो मेन डोमिनेंट थे, जिनकी वॉइस मेन डोमिनेंट ये लीडर माने जाते हैं। इनमें 3 लीडर ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे, 3 लीडर ऐसे थे जो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे इम्पोर्टेंट, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था, जिन्होंने यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पर सभी लोगों को लिबर्टी, जस्टिस और इक्वलिटी मिलेगी, और भारत का जो नेशनल फ्लैग होगा वो 3 कलर का होगा, और उसमें जो कलर हैं ग्रीन, वाइट और सैफ्रन कलर होंगे। ये मेन वॉइस जो है पंडित जवाहरलाल, इनके सबसे इम्पोर्टेंट जो डोमिनेट करने वाले लीडर में से एक थे। दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है ना प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने हर एक को इस डिबेट में आने के लिए कहा और बोलने के लिए कहा। यहाँ वो उन्होंने सबको जो है ना बोलने का मौका दिया है। तीसरे यहाँ पर कौन थे, तीसरे यहाँ कांग्रेस के लीडर, तीसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने देश के अंदर यूनिटी लाने का काम किया है।
इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरे लीडर जो थे, जो कांग्रेस से नहीं थे, वो कौन थे? वो भीमराव अंबेडकर, जो एक बहुत बड़े जो है ना लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे। ये किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं थे, बट महात्मा गांधी के कहने पर 1947 के बाद ये भारत की जो कैबिनेट बनी उसमें लॉ मिनिस्टर भी बने। इसके साथ साथ के.एम. मुंशी हैं जो गुजरात से हैं। इसके साथ साथ अलादी जो है वो रामास्वामी अय्यर, अल्लादी रामास्वामी अय्यर, ये जो है ना मद्रास से हैं। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर के.एम. मुंशी के अलावा यहाँ पर कुछ सिविल सर्विस के पर्सन भी हैं जिन्होंने जो इन सब के जो है जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी एडवाइस दे करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना बनवाया है। तो इस तरह अपने कंट्री के अंदर जो मेन जो डोमिनेट कर रहे थे वॉइसेज, वो कौन बताया, कौन है? 299 में से 6 जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, उन 6 में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऐसे 3 लीडर जो किसी भी पार्टी से रिलेट नहीं थे, वो कौन है? भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी गुजरात से, और अलादी जो थे कहाँ से? मद्रास से। तो इस तरह इनके साथ साथ कुछ ऐसे सिविल सर्विस के लीडर भी थे जो उनको साथ साथ जो है ना एडवाइस दे रहे थे। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना मेन डोमिनेट आवाज़ ये थी। इन सभी लोगों ने भारत का ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपनी हेल्प की, और यहाँ पर हर एक जो है ना लोगों की आवाज़ को सुनी गई। यहाँ पर इसके साथ साथ भारत का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए उस पर बहुत ध्यान दिया, और अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो वर्क किया है वो बहुत अच्छा किया है। तो आज का अपना टॉपिक ये था। ओके, थैंक यू।